नमस्ते साथियों, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और ये आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास है 20वीं क्लास हम देख रहे हैं। आज हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं? तो आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल का ये 13वां भाग है हमारा। और आदिकाल में हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में विभिन्न काव्य धाराओं से गुजरते हुए जो सिद्ध, नाथ, जैन, रासो काव्य परंपराओं से गुजरते हुए आदिकालीन लौकिक साहित्य पर हम पहुंच चुके हैं। आदिकालीन लौकिक साहित्य के अंदर भी हम ढोला मारूरा दुहा, वसंत विलास ये रचनाएं देख चुके हैं और अब हम देख रहे हैं विद्यापति से संबंधित ये भाग 2 है हमारा। पिछली कक्षा में भी हमने विद्यापति को देखा, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व हमने देखा। आप बहुभाषाविद थे, संस्कृत, अवहट, मैथिली में आपने पद रचना की। आप हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा का जो प्रवर्तन आपने किया, भक्ति और श्रृंगार को आपने मिश्रित किया। उसे मिश्रित करने का पर्दे आपको ही जाता है, विद्यापति जी को जाता है। 14 रचनाओं का प्रणयन जो है आपके द्वारा किया गया। आज हम विद्यापति की वो रचनाएं ही देखेंगे। तो सबसे बड़ा मूल जो प्रश्न है वो यही है कि कितनी रचनाओं का जो रचना इन्होंने की, कितनी रचनाओं का प्रणयन किया, कितनी रचनाओं के रचयिता जो है विद्यापति माने जाते हैं। तो देखिए, विद्यापति की रचनाएं, परिचय हम देख चुके हैं, व्यक्तित्व देख चुके हैं, सब कुछ पिछली क्लास में हम देख चुके हैं। आज हम इनकी व्यक्तित्व पर चर्चा पिछली क्लास में, आज हम इनके कृतित्व पर चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण इनके बारे में तथ्य हम देख लेंगे। मुख्य जो बातें हैं, विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 14 मानी जाती है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट लगाइए। इसमें किसी तरह का संशय आपने मन में नहीं रखना है कि विद्यापति ने कितने ग्रंथों की रचना की। ये सर्वमान्य मत है कि 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। 11 ग्रंथ तो संस्कृत के इन्होंने लिखे, वो हम देखेंगे। 2 अवहट की इनकी रचनाएं हैं, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, और एक मैथिली की पदावली, जिसके कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वो रचना भी हम देखेंगे। तो 14 ग्रंथों की इन्होंने रचना जो है इनकी। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट में है। पदावली की भाषा मैथिली हिंदी है। आगे देखिए, विद्यापति की रचनाएं, एक दृष्टि में हम सभी रचनाएं देख लेते हैं, फिर इनका विस्तार से हम इनको पढ़ेंगे। विद्यापति की रचनाएं, सबसे पहले संस्कृत रचनाएं, सेव सरव सार, भूप परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, लेखनावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, गया पत्रलक, व्रस्कृत्य करिए, इसे व्रणकृत्य नहीं है, ये यहां पर आप करेंगे व्रस्कृत्य। ये मैंने व्रणकृत्य इसलिए लिखाया क्योंकि ये जो डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक में व्रणकृत्य इसका नाम दिया हुआ है, ये व्रस्कृत्य नाम है इसका। गोरक्ष विजय, 11वीं जो रचना है वो गोरक्ष विजय, ये एक नाटक है। तो व्रस्कृत्य, गोरक्ष विजय, गया पत्रलक, विभागसार, पुरुष परीक्षा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, ये रचनाएं इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं। अब देखिए अवहट की रचनाएं। अवहट में कौन कौन सी रचनाएं विद्यापति करते हैं? तो इसमें 2 मुख्य रचनाएं, 2 ही रचनाएं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। अगर संस्कृत की 11 रचनाओं के अंदर हम ये 2 मिक्स कर देते हैं तो ये होगी कुल 13 रचनाएं। और 14वीं जो रचना है जो मैथिली में इन्होंने रची, पदावली। तो इस तरीके से कुल इनकी रचनाएं होती है 14, और ये 14 रचनाएं ही हमें देखनी है। सबसे महत्वपूर्ण इसमें पदावली, उससे कम महत्वपूर्ण कीर्ति लता और कीर्ति पताका। लेकिन संस्कृत की रचनाओं के तो नाम हमने बस केवल देखने हैं। तो चलिए हम सबसे पहले संस्कृत की रचनाएं देख लेते हैं। विद्यापति की संस्कृत की रचनाएं, शैव सरव सव सार। इसमें क्या है कि भक्ति रूप प्रकट हुआ है विद्यापति का। शैव सरव सव सार संस्कृत की रचना, पहली रचना हम देख रहे हैं। विद्यापति
शिव भक्त थे तो शिव की पूजा कैसे हो, इसलिए इन्होंने जो है शिव सर्व संसार की रचना की। महाराजा पदम सिंह की रानी विश्वास देवी के अनुरोध पर रचित एक पौराणिक रचना ये मानी जाती है। शैव दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों का सरस शैली में वर्णन किया गया है। शिव पूजन की विविध विधाओं का उल्लेख, यानी विधियों का ही हो गया, विविध विधियों या विधाओं कह लीजिए, उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। शिव जी की जो नचारियाँ हैं वो भी इस पुस्तक में हमें मिलती है। नचारियाँ मतलब जो पद नाच कर गाए जाते हैं, साथ में नाचा जाता है, साथ में गाए जाते हैं। तो शैव सर्व सार पहली रचना। आगे देखिए भू परिक्रमा, दूसरी रचना विद्यापति की भू परिक्रमा, भूमि की परिक्रमा, जैसा कि इसके नाम से ही विदित है। महाराजा देवी सिंह के आज्ञा से रचित, महाराजा देवी सिंह के आज्ञा से रचित है भू परिक्रमा। शापग्रस्त बलराम की तीर्थ यात्रा के रूप में तीर्थों का वर्णन इसमें मिलता है। मिथिला से नैमिषारण्य तक के सभी तीर्थों का इसमें वर्णन किया गया है। तीसरी रचना देखिए गंगा वाक्यावली। गंगा वाक्यावली रानी विश्वास देवी के आग्रह पर रचित ये रचना मानी जाती है। विश्वास देवी के आग्रह पर ही रचित जो रचना है इनकी शैव सर्व सार है। महाराजा पदम सिंह की रानी विश्वास देवी, उन्हीं की आज्ञा पर रचित गंगा वाक्यावली। गंगा पूजन की विविध विधियों का शास्त्र सम्मत उल्लेख इसमें हमें मिलता है। आगे देखिए 3 रचनाएं इनकी हो चुकी है, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, शैव सर्व सार। चौथी रचना विद्यापति की संस्कृत की रचनाएं हम देख रहे हैं। चौथी रचना है लिखनावली। सरल संस्कृत में पत्र कैसे लिखा जाए, संस्कृत भाषा में पत्र की जो लेखन की जो सिखाने के लिए, पत्र लेखन पत्र व्यवहार को सिखाने के लिए बालकों और अल्प शिक्षित लोगों को संस्कृत भाषा में विभिन्न प्रकार से प्रयोग में आने वाले पत्र व्यवहार को सिखाने के लिए लिखी गई ये रचना है। कैसे संस्कृत में पत्र लिखे जाएं, विभिन्न प्रकार से प्रयोग में आने वाले पत्र, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हम हिंदी में पत्र पढ़ते हैं, पत्र लेखन, उसी तरीके से विभिन्न प्रकार से प्रयोग में आने वाले पत्र व्यवहार जो संस्कृत भाषा का है वो सिखाने के लिए लिखी गई रचना लिखनावली। तत्कालीन इतिहास का अनुसंधान करने वाले विद्वानों के लिए भी उपयोगी ये रचना है, क्योंकि इसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी मौजूद है। कुछ इतिहास से संबंधित घटनाएं इसमें हैं, तो वो इतिहास जो तत्कालीन इतिहास का अनुसंधान करने वाले विद्वान हैं उनके लिए भी यह उपयोगी मानी जाती है। 5वीं रचना विद्यापति की दान वाक्यावली। हस्तिदान, रथदान, स्वर्णदान, तुलादान आदि विविध दानों की विधियां और महत्व इसमें बताया गया है। दान वाक्यावली आपको नाम से ही इसके ज्ञात हो जाएगा। दुर्गा भक्ति तरंगिणी महाराज नरसिंह देव के अनुरोध पर रचित यह रचना है। महाराज नरसिंह देव के अनुरोध पर रचित रचना दुर्गा भक्ति तरंगिणी। गंगा भक्ति तरंगिणी इनके पिता ने लिखी थी, यह भी आपने याद रखना है। इन्होंने गंगा वाक्यावली लिखी थी। दुर्गा पूजा की विविध विधियों का इसमें वर्णन किया गया है। आगे चलिए देखिए पुरुष परीक्षा। 7वीं रचना विद्यापति की देखिए पुरुष परीक्षा है, नीति ग्रंथ है। 7वीं रचना संस्कृत की रचना पुरुष परीक्षा नीति ग्रंथ हम देख रहे हैं। महाराज शिव सिंह के आदेश से रचित नीति ग्रंथ, शिव सिंह जिनके आश्रय में ये रहे। कीर्ति पताका लिखी शिव सिंह का, और लखमा देवी इनकी जो पत्नी थी इनका तो उल्लेख ये पदावली में भी करते हैं। तो नीति ग्रंथ है पुरुष परीक्षा। श्रृंगार रस के माध्यम से राजनीति और धर्म की शिक्षा इसमें दी गई है। और जो पुरुष परीक्षा ग्रंथ है, जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजी शिक्षक या लोग यहाँ थे, तो उन्हें संस्कृत और हिंदी सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की में जो है
पाठ्य पुस्तक का दर्जा जो है, पाठ्य पुस्तक एक लगाई गई थी पुरुष परीक्षा, ये पुरुष परीक्षा उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज में। अंग्रेजों और यहाँ के जो लोग थे उन्हें संस्कृत या हिंदी का ज्ञान देने के लिए, तो ये पाठ्य पुस्तक जो है संस्कृत और हिंदी के अध्येताओं को पढ़ाई जाती थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो पुरुष परीक्षा को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित किया गया था। आगे देखिए अगली रचना विभाग सार। विभाग सार नरसिंह की आज्ञा से लिखित रचना, नरसिंह की आज्ञा से लिखित रचना। दुर्गा भक्ति तरंगिणी भी महाराज नरसिंह के देव के अनुरोध पर इन्होंने लिखी थी। और ये नरसिंह कौन थे? हरि सिंह के पुत्र थे। विद्यापति इनके आश्रय में भी रहे। अब ये जो विद्वान होते थे उस समय में, तो सभी दरबारों में इनका सम्मान जो है वो बराबर होता था, समान रूप से सम्मानीय सभी जगह ये थे। तो कभी इधर उधर वो चले जाते थे, इधर उधर दरबारों में आमंत्रित कर लिए जाते थे तो चले जाते थे। तो वहाँ उनकी आज्ञा से लिखित ये ग्रंथ है विभाग सार। इसमें उत्तराधिकार व दाय भाग की व्यवस्था की गई है। 9वीं रचना देखिए गया पत्रलख और 10वीं, इनका देखिए दोनों का इकट्ठा ही उल्लेख करेंगे। वर्ष कृत्य, गया पत्रलख वर्ष कृत्य। समय के प्रभाव से लुप्त प्राय गया श्राद्ध, गया श्राद्ध जो लुप्त होता जा रहा था उसके लिए तो गया पत्रलख लिखी गई। और वर्ष कृत्य जो वार्षिक श्राद्ध थे, वार्षिक पूजा आदि को पुनरुज्जीवित करने के लिए रचित ये दोनों रचनाएं हैं। जो चीजें जो लुप्त प्राय हो चुकी थी उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए जो है गया पत्रलख और वर्ष कृत्य संस्कृत में विद्यापति ने रची। अगली रचना 11वीं देखिए गोरक्ष विजय, संस्कृत रचना। और ये नाटक है, एक गोरक्ष विजय नाटक है, 1 अंक की नाट्य कृति। इसके संवाद संस्कृत और प्राकृत में और गीत जो है इसके मैथिली भाषा में है। इस प्रकार जो है गोरक्ष विजय संस्कृत प्राकृत मैथिली में संयुक्त रूप से रचित रचना मानी जाती है। गोरक्ष विजय अंतिम संस्कृत रचना और ये एक नाटक है, 1 अंक की नाट्य कृति है। संवाद संस्कृत और प्राकृत में और गीत इसके मैथिली में। और गीत जो है मैथिली भाषा में गीत लिखने में तो विद्यापति का कोई जो है अतुलनीय है वो। तो इस प्रकार संस्कृत प्राकृत मैथिली में संयुक्त रूप से रचित जो रचना विद्यापति की है तीनों भाषाओं में वो गोरक्ष विजय संस्कृत की रचना। मुख्य जो इसमें संस्कृत है इसलिए इसमें संस्कृत में इसे स्थान दिया गया है। और ये एक नाटक है जो 1 अंक की नाट्य कृति है। अब नोट देखिए, एक नोट मैंने यहाँ डाला है। कुछ विद्वानों ने विद्यापति की 2 नाट्य रचनाएं और मानी है। एक रुक्मणी प्रणय और दूसरी पारिजात हरण। ये 2 रचनाएं विद्वानों ने और जो है नाट्य रचनाएं इनकी मानी है। लेकिन 11 रचनाएं हमें पढ़नी है। इसके बाद देखिए विद्यापति की अवहट में रचित रचनाएं 2 हैं, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इनके बारे में हम थोड़ा ज़्यादा विस्तार से देखेंगे, जिसमें से कीर्ति पताका तो अप्राप्य है, खंडित प्रति मिली है। लेकिन कीर्ति लता के बारे में थोड़ा सा, तो चलिए कीर्ति लता देखते हैं। अवहट की रचना है विद्यापति की 2 रचनाएं, कीर्ति लता कीर्ति पताका। पहली रचना कीर्ति लता को हम देख रहे हैं। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्ति लता की एक प्रति मिली, जिसकी नकल उन्होंने ली थी। कीर्ति लता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। और ऐतिहासिक महत्व का पंडित हरप्रसाद शास्त्री को ये एक प्रति मिली। कहाँ पर मिली? नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में। पहले देखिए प्रसिद्ध भाषा तत्वविद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि प्रसिद्ध भाषा तत्वविद जो थे सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, वो विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे। तो उन्हें पता चला कि उन्होंने जो है कीर्ति लता और कीर्ति पताका नामक जो प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी विद्यापति ने लिखी हैं, लेकिन वे पुस्तकें दोनों ही ग्रियर्सन को मिली नहीं।
लेकिन बाद में जो है महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री जी जाते हैं नेपाल, और वहाँ से उनके राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता उन्हें मिल जाती है। कीर्ति पताका की भी एक खंडित प्रति मिल जाती है, तो वहाँ मिली, उन्होंने नकल ली। ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य ये माना जाता है। रचना काल क्या है? 1460 विक्रमी संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। वर्ण्य विषय इसका क्या है? आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता एवं तिरहुत की पुनः प्राप्ति का यशोगान है। और बच्चन सिंह भी कहते हैं कि कीर्ति लता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई। अब इसका वर्ण्य विषय देखिए, कीर्ति सिंह की वीरता है और तिरहुत की पुनः प्राप्ति का यशोगान है। ये महत्वपूर्ण है। देखिए कीर्ति लता जो है किस के मतलब वीरता का उल्लेख है, या किस शासक का यशोगान है, किसके आश्रय में लिखी गई, तो ये कीर्ति सिंह। विद्यापति ने कीर्ति सिंह की वीरता एवं तिरहुत की पुनः प्राप्ति का यशोगान इसमें किया है। मिथिला के देखिए राजा थे गणेश्वर। गणेश्वर को असलान नामक सुल्तान जो है वो छलपूर्वक मार देता है, और उन्हीं गणेश्वर के पुत्र थे कीर्ति सिंह, और उनके आश्रित जो कवि थे वो विद्यापति थे। राजकुमार जो होता है कीर्ति सिंह, वो बाप की मृत्यु का, जो गणेश्वर उनके पिता थे, उनकी मृत्यु का बदला लेने और जो तिरहुत राज्य है उसे पुनः प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो कीर्ति सिंह चला जाता है जौनपुर के बादशाह इब्राहिम की शरण में। 1404 ईस्वी की ये बातें हैं। तो इब्राहिम शाह की सहायता से कीर्ति सिंह क्या है कि असलान को मार भगाता है और तिरहुत को अपने अधिकार में ले लेता है। और यही है 4 पल्लवों में रचित इस जो कीर्ति लता की कहानी का सार संक्षेप आपने समझ लिया कि 4 पल्लवों में रचित जो कीर्ति सिंह की वीरता और तिरहुत की पुनः प्राप्ति का यशोगान है। कीर्ति लता की भाषा को विद्यापति ने अवहट कहा है। क्या कहा है? अवहट। अवहट यानी कि साहित्यिक अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप। अपभ्रंश जो साहित्यिक अपभ्रंश उसका प्रवर्ती रूप जो है, जो वो इस अवहट विद्यापति ने कहा है अपनी भाषा को कीर्ति लता में। देखिए क्या कहा है? देसिल बैना सब जन मीठा तैते संजम पो अवहटा, यानी कि अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, और यही जानकर मैंने इसकी अवहट में रचना की है। मैथिली प्रभावित जो साहित्यिक अपभ्रंश है इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं कीर्ति लता के बारे में। कीर्ति लता में कहीं कहीं गद्य भी आया है। देखिए पद्य में इसकी भाषा मैथिली प्रभावित अपभ्रंश का प्रयोग है। जहाँ गद्य आया है वहाँ इसकी भाषा जो है संस्कृत से में प्रभावित है, मैथिली हो गई है। ये छोटी सी जानकारी इसके भाषा के विषय में, लेकिन आपसे विशेष रूप से पूछा जाए तो अवहट इसकी भाषा है। कीर्ति लता में कवि ने स्वयं को खेलन कवि कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि चरित्र नायक के वे समवयस्क थे, क्योंकि कीर्ति लता कीर्ति सिंह के जो आश्रय में लिखी है, और कीर्ति सिंह और विद्यापति जो है समवयस्क थे, हम उम्र थे, मित्र थे। तो खेलन कवि स्वयं को जो है कीर्ति लता में विद्यापति ने कहा है। आपसे पूछा जा सकता है, ये भी मोस्ट है कि खेलन कवि किसने कहा विद्यापति को? तो स्वयं ने कहा। किस रचना में कहा? तो कीर्ति लता में। कौन है खेलन कवि? विद्यापति। आगे चलिए कीर्ति लता में प्रचलित कीर्ति लता देखिए उस समय प्रचलित चरित काव्यों से किंचित भिन्न शैली, कथा काव्य की शैली एवं संक्रांतिकालीन भाषा की दृष्टि से रचना महत्वपूर्ण, यह रचना महत्वपूर्ण रचना है। देखिए विद्यापति जो है संक्रांति या संधि काल के कवि हैं, क्योंकि एक काल जो है वो समाप्ति की ओर है, और दूसरा काल जो भक्ति काल माने तो वो उदय, बीज रूप में उसका उदय हो रहा है। तो विद्यापति संक्रांति या संधि काल के कवि हैं, और भाषा की दृष्टि से ये संक्रांतिकालीन भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है कीर्ति लता। और कथा काव्य शैली, उस समय जो चरित काव्यों की शैली चल रही थी आदिकाल में, वहाँ ये कथा काव्य की शैली में लिखा गया एक चरित काव्य है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कीर्ति लता को भृंग भृंगी संवाद कहा है,
और आपको पता ही होगा कि पृथ्वीराज रासो को द्विवेदी जी ने कौन सा संवाद कहा है, आप याद कीजिए। तो कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद कहा है। इसमें देखिए छंद पदड़िया बंद शैली का प्रयोग हुआ है कीर्तिलता में। आगे चलिए, कवि ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी है, और ऐसी कहानी जिसे सुनने से पुण्य मिले। कवि ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। कहानी मतलब कहानी, ऐसी कहानी कहा है जिसे सुनने से पुण्य मिले। कीर्तिलता में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन हुआ है। जौनपुर, जहाँ के शासक इब्राहिम शाह से कीर्ति सिंह जो है मदद लेकर असलान से अपना राज्य तिरहुत जो है वो पुनः प्राप्त करता है, तो जौनपुर के संयोग से। लेकिन बच्चन सिंह का मत है, हालांकि मैं कथन में इस बात को लिखवा भी दूंगा कि विद्यापति जौनपुर नहीं गए। बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति कभी जौनपुर नहीं गए थे। यदि गए होते तो गोमती का उल्लेख अवश्य करते। गोमती नदी जो वहाँ बहती है उसका उल्लेख वे अवश्य करते, लेकिन कीर्तिलता में ऐसा उल्लेख नहीं है। जौनपुर के वर्णन में संश्लिष्टता तो है, पर वह कृत्रिम है। अब बच्चन सिंह आगे कहते हैं कि बनारस का वर्णन करते समय अगर कोई गंगा को ही छोड़ दे तो वह बनारस का वर्णन नहीं हो सकता। उसी तरह जौनपुर का वर्णन तो है, लेकिन गौतमी का वर्णन, जौनपुर का वर्णन तो बहुत भव्य रोचक वर्णन उन्होंने किया है। विद्यापति ने कहा है कि सुल्तान का दरबार जो है वो आसमान में है, और सभी जो देवी देवता है उनका तो स्थान नीचे है सुल्तान से। तो इस तरीके से आगे देखिए, यह 4 पल्लवों में रचित रचना है। कीर्तिलता जो है वो 4 पल्लवों में रचित रचना है। अब अगली हम देखिए, 4 पल्लव उसी तरह से जैसे मतलब पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों या समय कहेंगे, समय को इस सर्ग कहते हैं, और रामचरितमानस जैसे हम पढ़ते हैं 7 कांड में। तो पृथ्वीराज रासो क्या है? 69 सर्गों में है, समय खंडों में विभक्त है, मानस 7 कांडों में है, और उसी तरीके से कीर्तिलता जो है 4 पल्लवों में रचित है। उसी तरह ये पल्लव है, इसके भाग हैं, खंड हैं। कीर्ति पताका अवध की दूसरी रचना देखिए। कीर्तिलता के बारे में हमने देख लिया। भाषा इसकी भी अवध है। रचना काल शुक्ल ने वही माना है 1460 विक्रमी संवत। आचार्य शुक्ल के अनुसार इसमें राजा शिव सिंह की वीरता का बखान है। यह भी अवध की रचना है। यह पुस्तक अप्राप्य है। इसकी खंडित प्रतिलिपि नेपाल दरबार के पुस्तकालय में है। शिव सिंह की व उनकी पत्नी जो लिखिमा देवी के प्रति विशेष लगाव विद्यापति को था, और उनके नाम पदावली में भी बार बार आए हैं। अब अगली रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना देखिए, मोस्ट होगी आपके लिए। विद्यापति जब हम पढ़ते हैं तो पदावली कहते हैं, विद्यापति पदावली भी कहते हैं। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। शुक्ल का ऐसा मत है। जो कथन है विद्वानों के उनमें देख लेंगे कि जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। शुक्ल का मत है यह विद्यापति के पदों का संग्रह है। और पद कैसे? ये वास्तव में विद्यापति के स्फुट पद हैं। यहाँ लिख लीजिए आप, स्फुट पद, विविध पद मान सकते हैं। यह विद्यापति के स्फुट पदों का संग्रह है। विद्यापति पदावली कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। विद्यापति की बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के विभिन्न अवसरों पर लिखे गए पद इसमें संग्रह कर दिए गए हैं। विद्यापति जब बाल्यावस्था में थे पद रचना करने लगे थे, और वृद्धावस्था तक जो उन्होंने पद लिखे, स्वतंत्र स्फुट पद लिखे, उनको संग्रहित कर दिया एक जगह। विभिन्न अवसरों पर विभिन्न भावों से प्रेरित होकर अलग अलग पदों की रचना की, और यही पद जो अलग अलग बिखरे हुए थे उनका संकलन जो है प्रवृत्ति काल में, बाद के काल में हुआ, और विद्यापति पदावली के नाम से जाना जाने लगा। इसे विद्यापति पदावली के नाम से जाना गया, तो संग्रह कर दिया गया। आगे देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इन पदों के 3 वर्ग किए जा सकते हैं, 3 भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। विद्यापति पदावली में जितने पद हैं उन्हें 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं।
पहला तो देखिए श्रृंगार संबंधी पद इसमें है, दूसरा भक्ति संबंधी पद भी हैं, और तीसरा काल संबंधी पद यानी कि विविध पद, जैसे शिव सिंह के युद्धों का वर्णन है, लिखमा देवी का वर्णन है। ये जो काल विशेष संबंधी पद उसमें दिए गए। तो विद्यापति के पदों का संकलन सर्वप्रथम शारदाचरण मिश्र ने किया है। किसने किया है? सर्वप्रथम शारदाचरण मिश्र ने विद्यापति के पदों का संकलन सर्वप्रथम किया। कई जगह शारदाचरण मित्र भी नाम मिलता है। डॉक्टर विवेक शंकर में मिश्र था, तो मैंने यहाँ मिश्र लिखवाया आपको। तो मूलतः जो है 3 प्रकार के पद डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने वर्गीकरण किया, लेकिन मूलतः जो है श्रृंगार प्रक पद, मूलतः यही मिलेंगे आपको, श्रृंगार प्रक पद पदावली में मिलते हैं। जो श्रृंगार प्रक पद हैं वो राधा और कृष्ण के प्रेम से संबंधित पद हैं। ये भी आप समझिए, जो श्रृंगार प्रक पद हैं वो राधा व कृष्ण के प्रेम से संबंधित पद हैं। और राधा के सौंदर्य का वर्णन है, कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, उनके प्रेम, अभिसार और मान का वर्णन इसमें, संयोग व वियोग के सरस वर्णन जो है इसमें हमें मिलता है। सबसे पहले पदों का संकलन जो है शारदाचरण मिश्र ने किया, ये मोस्ट होगा आपके लिए। आगे देखिए, पदावली की भाषा प्राचीन मैथिली है, जन भाषा है, लोग जो मिथिला में बोलते थे वो भाषा है। जिसमें ब्रज भाषा का भी प्राधान्य है, थोड़ी ब्रज भाषा भी उसमें है। ब्रज बोली का प्राचीन रूप इसे कहा जाता है, ये कथन भी आपके लिए मोस्ट होगा। विद्यापति पदावली के राधा कृष्ण प्रेम संबंधी पद विद्यापति की प्रसिद्धि के आधार हैं, और राधा कृष्ण के प्रणय लीला के साथ साथ शिव, गंगा, दुर्गा व जानकी से संबंधित भक्ति के पद भी, यानी कि शिव, दुर्गा, गंगा और जानकी से संबंधित जो यानी कि भक्ति से संबंधित पद भी इसमें मिलते हैं। और जैसा कि विद्यापति जो है वो भक्ति और श्रृंगार के मिश्रण को हमारे सामने विलक्षण रूप में प्रस्तुत करते हैं, भक्ति और श्रृंगार को इन्होंने मिश्रित किया। तो पदावली में राधा कृष्ण प्रेम संबंधी पद भी हैं, और शिव, गंगा, दुर्गा और जानकी से संबंधित भक्ति के पद भी। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यही विभाजन किया है, और इसी के आधार पर कई विद्वान जो है विद्यापति को श्रृंगारी मानते हैं, कई भक्त मानते हैं। तो यही चीज़ें हैं इसमें। देखिए, विद्यापति के पद अधिकतर जो हैं वो श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा और कृष्ण हैं। अब अगला देखिए, विद्यापति की शैली गीति शैली है। गीति शैली से तात्पर्य गीत, संगीतात्मकता इसमें पाई जाती है। और जयदेव ने संस्कृत में गीति काव्य परंपरा का आरंभ किया। संस्कृत में कौन गीति काव्य परंपरा का आरंभ करते हैं? जयदेव। जयदेव रचते हैं गीत गोविंद संस्कृत में। तो संस्कृत में गीति काव्य परंपरा का आरंभ कौन करते हैं? जयदेव करते हैं। उसी तर्ज पर विद्यापति ने पदावली रची और सफुट पद रचे, और जो गीति काव्य परंपरा थी उसे आगे बढ़ाया, हिंदी में लेकर आए। हिंदी में गीति काव्य परंपरा या कृष्ण भक्ति से संबंधित गीति काव्य परंपरा जो है वो विद्यापति आरंभ करते हैं। कृष्ण भक्ति को जो काव्य का विषय सर्वप्रथम कौन बनाता है? विद्यापति बनाते हैं। और उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया, जो बाद में भक्ति काल में हमें कबीर, मीरा, सूर आदि के जो मुक्तक पद हैं उनमें दिखाई देती है। वे भी गीति परंपरा के अंतर्गत आ जाएंगे। विद्यापति ने जयदेव संस्कृत में गीति काव्य परंपरा के आरंभकर्ता जो हैं उनके गीत गोविंद की तर्ज पर पदावली की रचना की और हिंदी में गीति शैली का प्रवर्तन किया, गीति काव्य परंपरा का आरंभ किया आदिकाल में। अब देखिए, विद्यापति पदावली के 3 अच्छे संस्करण प्रकाशित हुए हैं। 1 नंबर संस्करण है ब्रजनंदन सहाय का आरा संस्करण। दूसरा संस्करण राम वृक्ष बेनीपुरी का लहरिया सराय संस्करण। तीसरा नागेंद्र नाथ गुप्त का बंगला संस्करण। तो ये मिथिला में भी प्रसिद्ध थे, बंगला में भी, उड़ीसा में भी। तो
ये संस्करण जो है पदावली के अलग अलग, और सबसे पहले पदों का संग्रह किसने किया? शारदाचरण मिश्र ने। ये भी आपने याद रखना है। अब अन्य तथ्य जो प्रदेय है विद्यापति का वो क्या है वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध गेय पद लिखने का श्रेय विद्यापति को है। पदावली के पदों की मधुर गीतात्मकता के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। शुक्ल जी का कथन है। ये किसका कथन है? शुक्ल जी का। कथनों में और देख लेंगे शुक्ल जी का कथन। पदावली के पदों की मधुर गीतात्मकता के कारण ही इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह पदावली, क्योंकि उनके पदों में गेयता है, संगीत है, और वह निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय है। अपनी लोक भाषा और गेयता के कारण ही उनके पद जो है वो लोक कंठ का हार हुए और उन्हें इतनी प्रसिद्धि मिली। लोक कंठ, लोक भाषा में उन्होंने लिखा ना, इसीलिए विद्यापति के पद, हाइलाइटर लेना था। विद्यापति के पद लोक कंठ में सुरक्षित रहे, फलस्वरूप इनके भाषा रूप में गायकों की सुविधा अनुसार यत किंचित परिवर्तन जो है वो होते रहे। यही कारण है कि मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी पदावली में बंगला प्रभाव विद्यमान है और बंगला साहित्य में भी उसे उतना ही सत्कार प्राप्त है। देखिए जो पद हैं वो लोककंठ में सुरक्षित थे, विद्यापति के लोग गाते थे, गायकों को ये कंठस्थ थे, भक्तों को कंठस्थ थे। तो अपनी सुविधा अनुसार जो है, अपनी भाषा के अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार उसमें यत किंचित जो है थोड़े बहुत जो है परिवर्तन होते रहे। और यह जो है पूरे भारत में जो प्रसिद्धि का आधार मुख्य रूप से मिथिला, बंगला और उड़ीसा में ये प्रसिद्ध इनकी जो पदावली वो हुई। विद्यापति के विषय में विशेष तथ्य और विशेष तथ्य देख लेते हैं। देखिए क्या प्रदेय है विद्यापति का। प्रदेय हिंदी साहित्य को यह देन कह लीजिए। पद शैली के प्रवर्तक हैं विद्यापति जो है। पद शैली के प्रवर्तक कौन है? विद्यापति। आदि गीतिकार कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक हैं। हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय जो है विद्यापति को जाता है। और आदि गीतिकार हैं, कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक हैं। और जनश्रुति है कि महाप्रभु चैतन्य देव इनके पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर जो है मूर्छित हो जाया करते थे, समाधिस्थ हो जाया करते थे, ध्यान निमग्न हो जाया करते थे। और इसी आधार पर बाबू ब्रजनंदन सहाय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति को जो है परम वैष्णव भक्त जो है स्वीकार किया। और हिंदी साहित्य में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय इन्हें है। राधा कृष्ण की भक्ति परंपरा का जो उद्भव हिंदी साहित्य में भक्ति काल में हम देखते हैं, आधुनिक काल में प्रिय प्रवास में हम देखते हैं, उसमें विद्यापति और उनकी पदावली की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए ये कवि जो है आदिकाल का ये कवि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उस परंपरा को समझने के लिए, उसके आरंभकर्ता के रूप में। विद्यापति और उनके गीतों को मैं आपको बता दूं कि न केवल बिहार क्षेत्र में बल्कि मिथिला क्षेत्र अपितु पूरे भारत में सम्मान के साथ उनके पदों को गाया जाता है। बड़ी संख्या में ऐसे भक्त जीव हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं, साहित्य प्रेमी हैं, जिन्हें विद्यापति के पद जो है वो कंठस्थ हैं और गाते थे महाप्रभु चैतन्य देव और समाधिस्थ हो जाया करते थे। घर घर में लोक जीवन में अपने पदों के माध्यम से कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय है। इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं कि घर घर में राधा कृष्ण को की भक्ति को पहुंचाने का कार्य किसने किया? विद्यापति ने किया। जैसे मानस से तुलसीदास राम को पहुंचा देते हैं, उसी तरह से आदिकाल में विद्यापति जो है राधा कृष्ण को भक्ति को घर घर पहुंचाने का कार्य विद्यापति करते हैं। और उसका विकास आगे चलकर रीतिकाल में स्पष्टतया दिखाई देता है। वहीं राधा कृष्ण जो है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जब हम अष्टछाप पढ़ेंगे, कृष्ण भक्त हैं, सूर हैं, मीरा हैं, संप्रदाय निरपेक्ष मीरा हैं, उस काव्य धारा में भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्य धारा में और रीतिकालीन के जो समग्र भक्ति काल के बाद जो रीतिकाल आता है
जो समग्र कृष्ण भक्ति साहित्य में हमें देखने को ये विकास जो है कृष्ण और राधा की भक्ति से संबंधित विकास हमें देखने को मिलता है। और उसके आरंभकर्ता कौन है? विद्यापति। रीतिकाल में तो भिखारी दास भी कहते हैं कि और कवि रीझें तो कविताई, नहीं तो राधिका कन्हाई सुमिरन को भानो है। हमारी कविता तो देखिए, कवि कोई रीझ जाए तो कविता ही है, नहीं तो इस बहाने से राधा और कृष्ण के श्रृंगारिक पद वो लिखते हैं। अष्टचाप के कवियों में भक्ति काल में यह परंपरा हमें मिलती है कृष्ण भक्ति, और ये यहीं से आरंभ हुई है। कहीं राधा को केंद्र में रखकर कृष्ण की भक्ति बिहारी करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी भावबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परत, श्याम हरित दुतुई होई। तो विद्यापति ने जो कहने का मतलब कृष्ण काव्य की जो आधारशिला रखी, एक बड़ा भव्य सशक्त और विशाल भवन जो है आगे चलकर राधा कृष्ण भक्ति का बना। भक्ति काल में सूर ने बना दिया, मीरा ने बना दिया, उसमें सहयोग किया, और रीति काल में भी कृष्ण भक्त कवि हुए, रीति कवियों ने भी लिखे पद। तो ये है, देखिए विद्यापति की लोकप्रियता में चैतन्य देव, चैतन्य महाप्रभु का बड़ा योगदान है। जनार्दन मिश्र ने लिखा है कि बंगाल में वैष्णव संप्रदाय के ये सबसे बड़े नेता हुए। ये विद्यापति के पदों को गाकर जो है मूर्छित हो जाते थे। मूर्छित कह लो, समाधिस्थ कह लो, भाव विह्वल कह लो, लोटपोट कह लो, या कह लो ध्यान मग्न हो जाते थे। इसलिए बंगाल में विद्यापति का आश्चर्यजनक प्रचार प्रसार हुआ। बड़ा ही ये पदों को गाते थे। विद्यापति के पदों की लोकप्रियता में चैतन्य देव का बहुत बड़ा योगदान इसीलिए माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। विद्यापति के भक्ति संबंधी पद कम है। ये पद शिव, दुर्गा और गंगा की भक्ति में, स्तुति में लिखे गए हैं। इसमें कुछ पद नचारी के भी हैं जो शिव भक्ति में नृत्य के साथ गाए जाते हैं। नचारी जो हैं ऐसे गीत जो नाच कर गाए जाते हैं। ये गीत बहुधा जो भक्ति भावना की तरंग में नाच कर गाए जाते हैं। नाचना क्रिया से ही इसकी शाब्दिक व्युत्पत्ति मानी जाती है नचारी शब्द की। विद्यापति नक्शिक, दूती प्रसंग, अभिसार आदि का पारंपरिक ढंग से वर्णन करते हैं, जैसे आगे रीतिकाल में हुआ है। उसी की परंपरा का ये जो आरंभ में यहाँ निर्वाह कर रहे हैं। आगे देखिए, विद्यापति ने नायिका के कूचों को जो है कनक शंभू कहा है। नायिका के कूचों को कनक शंभू कहा है, और इसलिए जो है इन्हें कुच कवि कहा है बाबूराम सक्सेना व हरप्रसाद शास्त्री ने। ये देखिए, बाबूराम सक्सेना व हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को कुच कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है, जातीय कवि कहा है। किसने? बच्चन सिंह ने। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक कहा है। ये भी हम पहले पिछली क्लास में देख चुके हैं उनकी उपाधियों के बारे में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की जो मादकता है उन्हें नागिन की लहर कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। श्रृंगारी कवि नहीं मान रहे हैं, वो भक्त कवि मान रहे हैं, और श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को भक्ति के प्रसंग में कह रहे हैं, ना कि श्रृंगारी कवि के प्रसंग में। तो भक्त कवि इन्होंने माना। कीर्ति लता में कवि ने स्वयं के लिए खेलन कवि का उल्लेख किया है। कीर्ति सिंह और भव सिंह के उम्र में बराबर थे, और कीर्ति लता कीर्ति सिंह की जो यशोगान में लिखी तो खेलन कवि स्वयं को कहा। अब हम देखते हैं विद्यापति के जो विषय में विद्वानों के कथन क्या क्या है। मुख्य कथन देखिए, यहाँ पर हम देख लेते हैं। विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। इसका माधुर्य, जो इनका माधुर्य है पदों का, वो अद्भुत है। पहला कथन, मोस्ट कथन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्या कथन है? विद्यापति के अधिकतर पद जो हैं वो श्रृंगार के ही हैं।
जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण हैं। इन पदों की रचना जयदेव के अनुकरण पर शायद की गई हो। इनका माधुर्य जो है वो अद्भुत है। अगला कथन देखिए, आध्यात्मिक रंग के चश्मे। जिन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना, उन्हें आड़े हाथों लेते हुए आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो है आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, हर कोई मतलब पहन लेता है। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, यानी कि पदावली के पदों को, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगारी पदों की भी ऐसे लोग जो हैं, जो चश्मा चढ़ा रखा है आध्यात्मिक, जिन्होंने, ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वेरी मोस्ट जो ये कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन। आगे चलिए देखते हैं। विद्यापति सेव थे। उन्होंने अपने पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की, न कि भगत कवि के रूप में। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये कहा किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि वो शैव थे, मूलतः श्रृंगारी थे और शैव थे, ना तो वो वैष्णव थे ना वो भक्त थे। जिस रचना के कारण, अगला कथन देखिए, जिस रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह इनकी पदावली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन भी मोस्ट है। विद्यापति का संसार ही दूसरा है। अगला कथन देखिए, विद्यापति का क्या है? संसार ही दूसरा है। वहाँ सदैव कोकिलाएं ही कुंजन करती है, फूल खिला करते हैं पर उसमें कांटे नहीं होते। राधा रात भर जगा करती है, उसके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। पथ है उसमें भी गुलाब हैं, सैया है उसमें भी गुलाब हैं, शरीर है उसमें भी गुलाब है, सारा संसार ही गुलाब में है। और ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। पूरी रचना ही श्रृंगार से भरी पड़ी है। देखिए, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का मानना है। विद्यापति के बाह्य संसार में, जो बाहरी संसार है विद्यापति का, उसमें भगवत भजन कहाँ? भगवत भजन कहाँ? व्यय संधि में, व्यय संधि जो नायिका है वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था के जो बीच का वो समय है, व्यय संधि में ईश्वर संधि कहाँ? ईश्वर से मिलन कहाँ? सद्य सनाता में ईश्वर से नाता का। सद्य सनाता वह नायिका जो अभी नहाकर बाहर निकली है, तो सद्य सनाता में ईश्वर से नाता कहाँ? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? अभिसार जो नायिका अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाए रात को, तो अभिसार में मिलन स्थल उनका। अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? उनकी कविता ही कविता विलास की सामग्री है, उपासना का साधन नहीं। यह मत है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विद्यापति की पदावली के विषय में। विद्यापति के बाह्य संसार में भगवत भजन कहाँ? यह संधि में ईश्वर संधि कहाँ? सद्य सनाता में ईश्वर से नाता कहाँ? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ? उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना का साधन नहीं। यह कहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली। भी भक्ति भावना तो थी, लेकिन श्रृंगार भावना जो ज़्यादा हो गई, वो दब गई भक्ति भावना। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते हैं, और ऐसा मानना है डॉक्टर गुलाब राय, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास में वो कहते हैं। तो अगला कथन देखिए विद्यापति के बारे में। अगला कथन क्या है? विद्यापति ने कृष्ण को माधव और हरि कहा है, इसलिए श्रृंगारिक होते हुए भी भारतीय परंपरा में कृष्ण की ईश्वरीय भावना से बंधे हुए हैं, किंतु हृदय की श्रृंगार भावना ने उसको दबा लिया। किसे? कृष्ण की ईश्वरीय भावना को। शिव जी उनके उपासक थे, किंतु फिर भी नायिका के कूचों को उन्होंने कनक शंभु कहा। डॉक्टर गुलाब राय, उसी पुस्तक में हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास में ये कथन डॉक्टर गुलाब राय का। आगे देखिए अगला कथन, मैथिली की मिठास, लोक धुनों का समावेश, तन्मयीभूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली आज भी लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नागर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, साहस है, सौंदर्य भोग की जो ललक है, रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है विद्यापति के बारे में। अगला कथन देखिए,
एक और वे अपभ्रंश या अवहट में लिख रहे हैं तो दूसरी ओर मैथिली में। इससे पता चलता है कि 14वीं शताब्दी के अंत तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषाएं ले चुकी थीं। देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली ही है। अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ही ठहरते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का पहला कवि माना है, तो वो कहते हैं कि देश भाषा में लिखी पहली रचना विद्यापति की पदावली है, अतः हिंदी के पहले कवि विद्यापति ठहरते हैं। मोस्ट है ये कथन। आगे देखिए, कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई तो पदावली स्वांत सुखाए, और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ, यानी कि उनकी प्रीत से। प्रीत्यर्थ का अर्थ होता है किसी के प्रेम में किसी से अधिक विशेष लगाव हो, किसी से प्रीत हो, तो उस संदर्भ में वो लिखी गई हो। कीर्ति सिंह की प्रीति थी उनसे, तो कीर्तिलता लिखी। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। कीर्तिलता कीर्ति सिंह के प्रीत्यर्थ लिखी गई तो पदावली स्वांत सुखाए, और शिव सिंह लखमा देवी के प्रीत्यर्थ। अगला कथन देखिए, कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट कहा है। देसिल बहना सब जन मीठा, तेसन जब जंपो अवहटा। तो देसी भाषा सबसे मीठी होती है, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। अर्थ क्या है कि देसी भाषा सबसे मीठी होती है, चाहे वो मैथिली हो, अवहट हो, और इसीलिए मैथिली में पदावली की रचना विद्यापति करते हैं। लोक भाषा में, अपनी भाषा मातृभाषा में एक सहज प्रवाह होता है। वह भाषा हमारे भावों को व्यक्त करने में पूर्णतया रूप से सक्षम होती है, लेकिन दूसरी भाषा में हम वह सहजता नहीं आ पाती। हम अपने भावों को, विचारों को उतना सहजता से जो है संप्रेषित नहीं कर पाते हैं, जो अपनी लोक भाषा में होती है। जब विद्यापति जो देसी भाषा के इस आदर्श को लेकर चलते हैं तो मैथिली में वो पद रचना करते हैं, और क्या ही सुंदर पद वो रचना करते हैं। वो हृदय को छू जाने वाले पद हैं विद्यापति के, वे आत्म विभोर कर देने वाले पद हैं, हमारे अंदर तक जाकर जो है वो छू जाते हैं। और ये भाषा जो है लोकमानस को सहज ही अपनी ओर जो है आकर्षित करती है, जो लोक भाषा है। इसलिए बिहार में हम देखते हैं कि सभी जगह, बिहार में क्यों, सभी जगह जहाँ वहाँ की भाषा के लोकगीत हैं, उनकी मिठास अलग ही होती है। और यहाँ हम विद्यापति की चर्चा कर रहे हैं तो बिहार में हम देखते हैं कि कोई किसान जब खेत में कार्य कर रहा है, हल चला रहा है या थका हारा शाम को घर आता है, तो रात को वो बैठते हैं इकट्ठे होकर, विद्यापति के पद गाते हैं। थकावट दूर हो जाती है उनकी, इतनी मिठास, आनंद विभोर हो जाते हैं। विद्यापद नाच किया जाता है, उस एक लोक नृत्य का नाम ही विद्यापद नाच कर दिया है। विद्यापति के पद हैं, गाते हैं, नाचते हैं साथ में, विद्यापद नाच एक नाम कर दिया है। जनमानस के अंतर हृदय को छूने वाले पद हैं जो लोक भाषा में लिखा गए हैं। देसिल बहना सब जन मीठा, चाहे वो अवहट की बात करें, मैथिली में भी तो वो रच ही रहे हैं। शारीरिक व मानसिक विश्रांति देने वाले, थकान दूर, उड़न छू, उनके लोक भाषा में रचे गए पद हैं। चाहे कोई शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सभी लोग, बिहार का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, विद्यापति के पद गाते हैं। संगीतात्मकता है, गेयता है, क्या ही आनंद है उनका। और जैसे भक्ति काल में हम सूर के गाते हैं, तुलसी के गाते हैं, कबीर के भी हम गाते हैं, उसी तरह वहाँ जो है लोक भाषा में, मिथिला में ये पद गाए जाते हैं। तो मैं विषय से थोड़ा अलग हो गया। कीर्तिलता की भाषा को विद्यापति ने अवहट कहा, देसिल बहना सब जन मीठा, ये इसी बात पर मैंने आपको बताया। देसिल बहना देसी भाषा जो है सब जन मीठा, सभी से मीठी होती है, सब जन में मीठी लगती है। तो ये बात थी, विद्यापति ने कहा है। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वायव्य है और न ही भक्तों की तरह दिव्य है, वे अपरूप के कवि हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, और डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन विद्यापति के विषय में मोस्ट, हिंदी साहित्य में भी इनके कथन जो है मोस्ट है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह लिखते हैं। विद्यापति कीर्तिलता में सामाजिक और साहित्यिक परंपरा का समर्थन करते हैं तो पदावली में उन्हें तोड़ते हैं। राधा कृष्ण के मांसल, मादक तथा मुक्त श्रृंगार चित्रों के द्वारा। और ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है। आगे देखिए,
विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है। उसे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता है, वियोग की स्मृतियों का संबल और भावुकता पूर्ण तन्मयता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है विद्यापति के बारे में कि विद्यापति की कविता जो है उसका स्थापत्य जो है वो श्रृंगारिक है, और अगर हम उसे आध्यात्मिक कहते हैं तो ऐसा मानिए कि खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कह रहे हैं। और उनके श्रृंगार में यौनोन्माद का शारीरिक आमंत्रण है, संभोग का सुख है, विलास की विह्वलता है, वियोग की स्मृतियों का संबल और भावुकता पूर्ण तन्मयता है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन विद्यापति के बारे में। इसमें संदेह नहीं, अगला कथन है, इसमें संदेह नहीं कि पदावली सामंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह श्रृंगारी मानते हैं, घोर श्रृंगारिक मानते हैं बच्चन सिंह विद्यापति को, और उन्हीं के कथन जो है मैंने ज़्यादा मोस्ट भी है बच्चन सिंह। विद्यापति के वे ही गीत मिथिला में गाए जाते हैं जो गृहस्थी से संबद्ध है। विद्यापति ने अपने पूर्ववर्ती मैथिली कवि जो थे उमापति, पूर्ववर्ती इनसे कवि थे उमापति को कोसों पीछे छोड़ दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन विद्यापति के बारे में। अगला कथन और लास्ट कथन है, काम भाव और शरीर सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है, इसलिए चीर परिचित होते हुए भी वे चीर नवीन हैं। उत्सव हैं और चीर परिचित हैं सभी कुछ, लेकिन चीर नवीन हैं। तो ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, संवेदना का इतिहास इन्होंने लिखा है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, तो इसी के साथ जो है विद्यापति हमारे समाप्त होते हैं। और मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा ये प्रयास जो है वो आपके बहुत ही काम में आएगा, और बहुत ही आपको जो सहयोग इससे क्लास से मिलेगा विद्यार्थियों। तो इसी के साथ हम आज ये हमारी क्लास यहाँ पर पूर्ण होती है। विद्यापति हमारे जो पूरे पढ़े जा चुके हैं, और मैं ये मानता हूँ कि विद्यापति के बारे में मैंने एकदम डीप गहराई से आपको अध्ययन जो है वो करवाया है। सभी कथन उनके बारे में सभी किताबों से मैंने देखकर यहाँ पर जो है उन्हें चुन कर लिया है, संकलित किया है। तो इसी के साथ मैं इसकी क्लास को विराम देता हूँ। उससे पहले मैं दो बातें आपसे जो विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ वो यह है कि अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाइए आप, ताकि जो क्लासेज हमारी निरंतर हिंदी साहित्य के इतिहास हम पूरा पढ़ेंगे इस श्रृंखला में, काव्य शास्त्र भी पढ़ेंगे, व्याकरण भी हम देखेंगे। तो निरंतर रूप से ये हमारा जो है प्रयास जारी रहेगा आप सभी के लिए। तो हमारा प्रयास ये भी है कि आप कोचिंग वगैरह के चक्कर में ना पड़ें, और आपको फ्री में जो है वो सारी सामग्री, बहुत ही जो प्रामाणिक सामग्री आपको उपलब्ध हो सके। नेट, जेआरएफ, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्ज़ाम हैं हिंदी से संबंधित, उन सभी के विद्यार्थियों के लिए क्लासेज मेरा ऐसा मानना है कि जो सहयोगी सिद्ध होंगी। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।